ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए ठीक। लैंग्वेज 2 में आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो भी पेपर आपका लैंग्वेज 2 होगा उसमें केवल जो 15 नंबर का पूछेगा उसमें नस्र और नस्र यानी कि दोनों नस्र होगा, यानी इसमें नज्म नहीं होगा। तो पहले 15 नंबर का नस्र में हम देखते हैं क्या है आपको साथियों। ये एक ही जी सबसे पहले इसमें यह कहा जा रहा है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था 128। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप उर्दू पेडागोजी में पैराग्राफ हल करेंगे तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, बाद में आंसर को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन साथियों इसका यह कहा जा रहा है कि फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है। फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है, तो देखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। क्या पूछा गया, हर गाड़ी की जांच कब होती है, तो सुबह शाम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। देख रहे हैं, इस तरह हल करिएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं कीजिएगा। फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है, पीले रंग, काले रंग, लाल रंग, सफेद रंग। तो अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था वो यहां पे लिखा हुआ था, जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकलती है। तो कैसे कलर की गाड़ी निकलती है, लाल गाड़ी। तो इसका क्या हो जाएगा 122 नंबर का, कि फायर स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है, तो वो है आपका लाल रंग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मुश्किल की जमा क्या है। मुश्किलात, मशाकिल और मुश्किलातें, मुश्किलातान। तो मुश्किल की जमा है मुश्किलात, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट। ये ग्रामर का है, ये पैराग्राफ में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे है, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती। सड़कों पर गाड़ी तेजी से किस वजह से नहीं गुजर सकती, ये ना है। तो पैराग्राफ जहां से आपने छोड़ा है उससे आगे पढ़िएगा। तो फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाको चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मश्क भी होती है। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगने लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेजी से नहीं गुजरती। गाड़ी तेजी से क्यों नहीं गुजरती, तो शहरों में सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, है ना। शहरों में सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। तो अब आपको यह पूछा गया है किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजरती, शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह आप हल कीजिएगा तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर में, अलार्म की घंटी कब बजने लगती है। जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, जब कहीं आग लगने का फोन आता है। आपने अभी ऊपर में ही पढ़ा था कि अलार्म की घंटी कब बजने लगती है। यहां पे देखिए, जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है। तो जब कहीं आग लगने का फोन आता है तब अलार्म की घंटी बजने लगती है। तो अलार्म की घंटी कब बजने लगती है, जब कहीं से आग लगने का फोन आता है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 125 नंबर का। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा अपने माइंड को सेटअप करके और बेहतरीन ढंग से अगर आप अच्छे खुश मिजाजी से बनाएंगे सारे सवालात बन जाएंगे। चलिए जे बुलंद का मुतजाद है पस्त, अरफा ऊंचा और आला। देखिए बुलंद का मतलब ऊंचा, तो उसका उल्टा होता है पस्त। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा।
फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता, तहजीब याफ्ता, डिग्री याफ्ता, तालीम याफ्ता। सभी काम करने वाले कैसे होते हैं, ये कहा गया ना। तो देखिए पैराग्राफ में आपको यहां पर मिलेगा, देखिए यहां पर जी, फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। कैसे होते हैं भाई? तरबियत याफ्ता। कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता। तो अब यहां पर आपको मिल गया कि फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तो तरबियत याफ्ता होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फायर ब्रिगेड के अमले को चाको चौबंद रखने के लिए क्या होता है? उनकी ग़िज़ा और आराम का ख्याल रखा जाता है, उनका हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है, उनकी परेड और मश्क भी होती है, उनको दौड़ने की मश्क कराई जाती है। तो चाको चौबंद रखने के लिए क्या होता है, ये पूछा गया है। तो आप यहां पर देखिएगा, आपको अभी मिल जाएगा। यहां पर देखिए, आग बुझाने वाले अमले को चाको चौबंद रखने के लिए उनकी परेड, उनकी क्या होती है? उनकी परेड और उनकी परेड, कहां गया? उनकी परेड और मश्क भी होती है। उनकी परेड और चाको चौबंद रखने के लिए क्या होता है? उनकी परेड और मश्क भी होती है। तो अब आपका ये आंसर मिल गया 128 नंबर का। फायर ब्रिगेड के अमले को चाको चौबंद रखने के लिए क्या होता है? तो साथियों उनको उनकी परेड और मश्क भी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब आपको पूछा गया, एक तो पैराग्राफ हो गया। अब ये पैराग्राफ में आपने देखा 121 से लेकर 128 तक सवाल किया गया। कितना सवाल है टोटल? इसमें 8, यानी फिर अगला जो पैराग्राफ होगा उसमें 7 सवाल होगा। और चूंकि ये लैंग्वेज 2 है, तो लैंग्वेज 2 में हमने आपको बताया कि जो दोनों है वो नस्र होगा। पैराग्राफ में दोनों नस्र होगा, यानी नज्म नहीं होगा। तो अब ये देखिए, हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 था 135। चलिए इसको पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमने आपको बताया है कि जब भी आपको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हल करना होगा तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बाद में पैराग्राफ को। एक जमाने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? तीनों के बारे में क्या मशहूर था? तो यहां से देखिए, तब आपको पता चलेगा। रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। इन तीनों के बारे में यह मशहूर था एक जमाने में, ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। क्या मशहूर था? प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। किसके बारे में? तो साथियों अनवर, असलम और अहमद के बारे में। तो एक जमाने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? तो ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे, है ना यहां पर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अहमद ने कहां तक तालीम हासिल की? किसके बारे में बात हो रही है? अहमद के बारे में। तो देखते हैं पैराग्राफ जहां से हमने छोड़ा है उससे आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा और उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। असलम ने क्या किया? यहां पे लिखा हुआ है, असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। तो अहमद कहां तक पढ़ा था? मैट्रिक तक, है ना। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि किसके बारे में? अहमद ने कहां तक तालीम हासिल की? तो मैट्रिक तक तालीम इन्होंने हासिल की। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 131 में, असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की? किसके बारे में बात हो रही है? असलम के बारे में। तो पैराग्राफ में देखिए कि असलम के बारे में क्या जिक्र है। यहां पर देखिए,
असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। असलम ने क्या किया? बीए की डिग्री हासिल की। तो असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की? तो आपका हो जाएगा बीए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा 131 का। बहुत सारे लोग जो है ना जल्दीबाजी में इसमें ही गलती करके चले आते हैं, और जिसमें गलती नहीं करनी थी वो गलती करके आ जाते हैं, और जिसका खामियाजा बाद में बहुत जबरदस्त तरीके से भुगतना पड़ता है, रिजल्ट नहीं हो पाता। इसलिए इसमें तो आपका पूरा का पूरा नंबर आना चाहिए। एक बार प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहां बैठकर बातें कर रहे थे? दुकान के चबूतरे पर, चौराहे पर, सड़क के किनारे पर, होटल के अंदर। अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहां बैठकर बातें कर रहे थे? सबसे ऊपर आपने पढ़ा है कि रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी, अनवर, असलम और अहमद एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। कहां कर रहे थे? एक गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। तो अब आपको हो गया अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहां बैठकर बातें कर रहे थे? तो साथियों दुकान के चबूतरे पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? गरीबी की जिंदगी, बेकारी की जिंदगी, खुशहाल जिंदगी, कस्म पुरसी की जिंदगी। तो देखेंगे पैराग्राफ में हमें मिल जाएगा तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी, अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। कैसे दिन गुजार रहे थे? बेकारी के दिन गुजार रहे थे, है ना, यहां पे लिखा हुआ। तो तालीम हासिल करने के बाद ये तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे? बेकारी के जिंदगी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। शुरू का मुतजाद, मुतजाद बोलते हैं उल्टा को, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। तो शुरू का उल्टा क्या होगा? खत्म, जारी, आखिरी और सारी। शुरू का मुतजाद क्या होगा? 134 नंबर क्वेश्चन का साथियों जो राइट है कि शुरू का होता है खत्म, है ना जे। और अगर आपको पूछ लेता अव्वल, तो अव्वल का उल्टा होता है आखिर। अव्वल का उल्टा आखिर। अगर आपको पूछ लेता इब्तिदा, तो इब्तिदा का उल्टा होता है इंतहा। क्या होता है? इंतहा, ठीक है ना। चलिए अगला है 135 नंबर में हासिल की जमा क्या है? हुसूल, हासिलातों, हासिलातें, हासिलातेन। तो हासिल की जमा है हुसूल। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, ये आपका मेमोरी बेस्ड है, यानी इसमें आपका टेस्ट होगा कि आप कितनी उर्दू जानते हैं। इस 15 में जो कि 121 से लेकर हमने पहले आपको 128 तक कराया, टोटल 8 सवाल इसके अंदर कराया। फिर मैंने आपको 129 से लेकर 135 तक कराया, और इसके अंदर टोटल हम आपको ये 129 से लेकर 35 तक 7 सवाल, और 8 7 15 सवाल हमने आपको कराया। इस 15 में आपका 15 आना चाहिए, इसमें एक भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर इसमें आपने एक भी गलती कर दी तो फिर वहीं से आप समझ लीजिए कि पिछड़ जाइएगा। बाकी अगला जो 15 है उसमें आप 15 9 भी लाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 14 ले आइए, 12 ले आइए, 13 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस 15 में आपका 15 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे 136 से लेकर 150 तक जो होगा वो आपका पेडागोजी है, और इसी के लिए सारे लड़ाई होती है और इसी के लिए मेहनत होती है। यहीं पर आप पिछड़ते हैं। चलिए सबसे पहला 136 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि बुनियादी सतह पर अंदाजा कद्र के आलाए कार और अमल को उस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि, इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए। सबसे पहले आप यहां पे 2-3 वर्ड का मतलब समझ लीजिए। बुनियादी सतह का मतलब यह हुआ इब्तिदाई लेवल में। अंदाजा कद्र का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग मूल्यांकन। क्या बोलते हैं बाबू? मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। कि आलाए कार और अमल को इस अंदाजे तरतीब दे, यानी जब इब्तदाई में शुरुआत में अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारा जो आलाए कार होना चाहिए या अमल होना चाहिए किस टाइप का होना चाहिए
वो आपको पूछा जा रहा है। वाज़ेह जांच और इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाएं, वो बच्चों के आमोजशी तजर्बात कमी फितरी तौसी हों, आमोजगार की पेशरफ्त को बयान करना और इसका तज्जिया करना चाहिए, और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो। उसके बाद उस्ताद तमाम आमोजगारों की हुसूलियाबियों के अंदाज़े कदर के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। देखिए, वाहिद तरीका नहीं हो सकता, ये तो निगेटिव वर्ड है, बाकी और में आप ये लगाइए। देखिए, जब हम अंदाज़ा कद्र करते हैं, यानी जब हम अंदाज़ा कद्र करते हैं, यानी जब हम मूल्यांकन करेंगे तो किसका करेंगे? तो मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। और आपको पता है कि बच्चों को हमें रटना नहीं है, बच्चे ने जो सीखा है उसी का ना हम अंदाज़ा कद्र करेंगे। तो साथियों, इसमें देखिए, वह बच्चों के आमोजशी तजर्बात जे की फितरी तौसी हो, ये कमी नहीं बल्कि की होना चाहिए, वो बच्चों के आमोजशी तजर्बात की फितरी तौसी हो। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका इसका राइट हो जाएगा। इसीलिए कि बच्चे ने जो सीखा है उसी की हम तौसी करें, उसी पर बढ़ोतरी करें। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान। वकूफी तरक्की का मतलब क्या होता है? जिसको आप लोग पढ़े हैं साथियों, संज्ञानात्मक विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या होता है? आपके जो दिमाग है ना, बुद्धि, वो जो सोचता है जिस बात को, उसका विकास कैसे होना चाहिए, उसी को बोलते हैं वकूफी तरक्की, उसी को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। ये अलग चैप्टर है सीडीपी का। बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान, यानी बच्चों के सोचने का क्षमता कैसे बढ़ेगा, रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुताल्लिक है। फर्द जबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है। तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता। यह सकाफत और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफी मरबूत होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। 137 का देखिए, हमने आपको बताया था और आज दोपहर में भी क्लास कराया था कि नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, वायुगोत्स्की क्या कहते हैं? वायुगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं कहां से सीखते हैं? सोशल इंटरेक्शन से, यानी समाजी अमल से। ध्यान दीजिएगा, बच्चे कहां से भाषा सीखते हैं? समाजी अमल से सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों की वकूफी तरक्की यानी दिमाग कब कहां से बढ़ेगा? तो साथियों, समाज से। जो जितना उनका इंटरेक्शन होगा समाज से, उसका उतना जो है सोचने का क्षमता यानी कि संज्ञानात्मक विकास उसका होगा। तो देखिए, ये सकाफत और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा यानी जिस परिवेश में रह रहा है उससे काफी मरबूत होता है, बिल्कुल उससे मिला जुला होता है। तो वकूफी तरक्की से रिलेटेड यहां पर आ गया, तो इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर 138 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं, 138 में है कि दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। सबसे पहले आप ये चीज समझ लें कि साथियों जी, अगर आपको यह पूछे पहली जबान, तो अगर आपको यह पूछे पहली जबान, तो पहली जबान से मुराद होता है मादरी जबान। क्या मुराद होता है? मादरी जबान। अगर आपको यह पूछे दूसरी जबान, तो अगर आपको दूसरी जबान पूछे तो इससे मुराद होता है मियारी जबान। और मियारी जबान को ही क्या बोलते हैं? मानक भाषा। क्या बोलते हैं इसको? मानक भाषा बोलते हैं। अब समझ लीजिए, दूसरी जबान यानी जो जबान आप सीखना चाहते हैं उस जबान को बेहतरीन अंदाज में कब सीख सकते हैं? तो पहला है क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताउन हासिल करके, यानी क्लासरूम में हम कवायद पर फोकस करेंगे यानी उस पर तवज्जो देंगे और उस्ताद से हम हेल्प लेंगे। दूसरा है अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राबता उस्तवार करके। उस्तवार का मतलब होता है हमवार करके। इसका मतलब यह हुआ कि हम अहले जबान से यानी उस सोसाइटी में रहें जहां पर अहले जबान है, यानी जहां पर जो जबान हम सीखना चाहते हैं उस जबान को अच्छे जानने वाले
सोसाइटी में। तो जाहिर सी बात है कि जब जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसके जानने वाले अगर उस सोसाइटी में हैं तो वहां पर सोशल इंटरेक्शन होगा, और सोशल इंटरेक्शन से ही हम भाषा को सीखते हैं अच्छे ढंग से। तो अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राबता उस्तवार करके, ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 138 नंबर क्वेश्चन का। ये छोटी छोटी बातों को पकड़ करके आप जो है साथियों इसको आप पेडागोजी का सही आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन है, जबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है, गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। मतलब यह हुआ कि जो भाषा का अधिगम है वो आपके जन्म के बाद शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। आज ही दोपहर में पढ़ाया हूं कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो जबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रही, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक साथियों आप इसको क्या करेंगे, सीखते रहते हैं। क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक हैं, यानी इस बयान से आप इत्तफाक रखते हैं? तो देखिए हमारा इत्तिफाक नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपको यह पूछा जा रहा है कि यह बयान जो है वो सही है या गलत है। मैं इस बयान से मुत्तफिक हूं, मैं इस बयान से गैर मुत्तफिक हूं, मैं जुज़वी तौर पर इस बयान से इत्तफाक रखता हूं। जुज़वी का मतलब आधा सही आधा गलत। उसके बाद आगे है मैं जुज़वी तौर पर इस बयान से इत्तफाक नहीं रखता। देखिए यह सही बात है कि जो अधिगम प्रक्रिया होती है वो पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाती है और आपका जब तक जीवन है तब तक चलता रहता है। तो यह बिल्कुल सही है कि मैं इस बयान से मुत्तफिक हूं, मैं इस बयान से क्या हूं, इत्तफाक रखता हूं। यह सही होगा। हालांकि बोर्ड ने साथियों इसका बी वाला माना है, लेकिन यह गलत है आंसर। ये वाला इसका सही होगा कि मैं इस बयान से मुत्तफिक हूं, यानी कि इत्तफाक, चूंकि यह सही है आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों के ही सलाहियतों को बरूए कार लाने वाली हैं, इन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि मतलब यह कहा जा रहा है कि जो किताब छपी हुई है या प्रिंट बुक है जिसमें तस्वीर वगैरह बनाई होती है, या ऑडियो बुक वगैरह है जो छोटे बच्चों के ही सलाहियतों को बरूए कार लाने वाली हैं, यानी जिससे छोटे बच्चे ज्यादा कनेक्ट होते हैं, जिससे छोटे बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं, उसको क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे क्लास में तुनूर आता है और बच्चों को तुनूर पसंद है। तुनूर का मतलब यह हो गया कि इसमें एक मतलब समझ लीजिए कि एक नयापन आता है। जैसे मान लीजिए कि छपी हुई किताबें हैं, प्रिंट बुक है, ऑडियो बुक है, तो इसमें क्या लगेगा कि ये सब चीजें तो अलग अलग चीजें सीखने का उसको ये होगा। ये असातिज़ा को अंदाज़ा कद्र के लिए मुख्तलिफ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देता है। देखिए ये असातिज़ा की बात तो है ही नहीं, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है, एनसीएफ 2005, कि हमें जो तालीम देना है बच्चों को, वो जो तालीम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, तिफले मरकूज होनी चाहिए। तिफले मरकूज का मतलब है कि बाल केंद्रित, बाल केंद्रित का मतलब है कि बच्चों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसीलिए ये वाला आपका गलत है। ये मतनू आमोजगारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। ये किताबें असातिज़ा पर बोझ नहीं होंगी। फिर यहां पर असातिज़ा वाला आ गया, इसको कट कर दीजिए। अब आपको मैंने दो कट कर दिया, अब बताइए ए सही होगा या फिर सी सही होगा 140 नंबर क्वेश्चन का। देखिए जब जो छपी हुई किताबें होती हैं या प्रिंट बुक है या ऑडियो बुक है, इससे जो बच्चे जुड़ते हैं और इसको क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि ये मतनू आमोजगारों की किताबों तक रसाई बढ़ाता है। मतनू आमोजगार का मतलब है कि जो अलग अलग चीजें सीखना चाहते हैं। क्लास में मान लीजिए कि 30 बच्चा है, सबका दिमाग अलग अलग चलता है, लेकिन इन सभी को इस बात पर ये मतलब खींचता है कि वो किताबों को देखे, है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका